हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न फर्स्ट में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं संविधान में प्रयुक्त प्रमुख शब्दावलियाँ। ये शब्द आपको पॉलिटी पढ़ते हुए बहुत सारी जगह पर देखने को मिल जाएंगे, परंतु बहुत सारे व्यक्ति को इनके मतलब नहीं पता होता, तो वे वाक्य का या उस टॉपिक का सही जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते। आज हम ऐसे ही कुछ शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे जिनको संविधान में बहुत जगह प्रयुक्त किया गया है और आपके बहुत जगह देखने पर मिल सकते हैं। यहाँ से संबंधित परीक्षाओं में भी बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। संविधान की प्रमुख शब्दावलियाँ। इसमें प्रथम है स्थगन। स्थगन जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडजर्नमेंट। स्थगन का मतलब होता है स्थगित करना। यदि साधारण भाषा में देखा जाए तो स्थगन का मतलब होता है स्थगित करना, मतलब कुछ समय तक के लिए रोक देना। इसकी घोषणा करते हैं अध्यक्ष। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि यदि लोकसभा में बैठक चल रही है तो लोकसभा के स्थगन की घोषणा करेंगे लोकसभा अध्यक्ष, और यदि राज्यसभा में बैठक चल रही है तो राज्यसभा के स्थगन की घोषणा करेंगे राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति। अध्यक्ष को ही सभापति कहते हैं, राज्यसभा के सभापति। राज्यसभा में यदि बैठक चल रही है तो राज्यसभा के स्थगन की घोषणा करेंगे राज्यसभा के सभापति, जिसे हम राष्ट्रपति के नाम से राष्ट्रपति भी कहते हैं। और यदि संयुक्त बैठक चल रही है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, इसलिए संयुक्त बैठक के स्थगन की घोषणा भी लोकसभा अध्यक्ष ही करेंगे। अब स्थगन किया क्यों जाता है? इसका एक प्रमुख सा कारण यह है कि यदि लोकसभा में बैठक चल रही है तो लोकसभा के अध्यक्ष, और यदि राज्यसभा में बैठक चल रही है तो राज्यसभा के सभापति को यह लगे कि सदन अच्छे से नहीं चल पा रहा है, सदन के चलने में अड़चनें आ रही हैं या सदन सही से नहीं चल पा रहा है, तो वे उसे कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए या अनिश्चित काल तक के लिए रोक देते हैं या स्थगित कर देते हैं। इसे ही कहते हैं स्थगन करना। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि पूरे सत्र का भी स्थगन किया जा सकता है। परीक्षाओं में कई बार यह प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि क्या पूरे सत्र का स्थगन संभव है? तो उसका आंसर है हाँ, पूरे के पूरे सत्र का भी स्थगन किया जा सकता है। दूसरा है सत्रवसान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोरोगेशन। सत्रवसान का सही शाब्दिक अर्थ है या सामान्य अर्थ है सत्र का समापन होना। सत्र के समापन होने को सत्रावसान कहते हैं। सत्रावसान की घोषणा करते हैं राष्ट्रपति। केंद्र में सत्रावसान की घोषणा करते हैं राष्ट्रपति और राज्य में घोषणा करते हैं राज्यपाल। सत्रावसान का अर्थ है सत्र का समापन होना। केंद्र सरकार में इसकी घोषणा करेंगे राष्ट्रपति और राज्य में इसकी घोषणा करेंगे राज्यपाल। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, सत्र का मतलब होता है बैठक। एक वर्ष में न्यूनतम 2 सत्र होने बहुत ज़रूरी हैं। एक वर्ष में न्यूनतम 2 सत्र होने ज़रूरी हैं। इसका मतलब यह भी है कि 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर ना हो। परीक्षाओं में यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि 2 सत्रों के बीच में कितने माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, तो उसका उत्तर है 6। 2 सत्रों के बीच में 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो सत्र या बैठक वर्ष में 2 सत्र न्यूनतम है। और यदि अधिकतम की बात की जाए कि एक वर्ष में अधिकतम कितने सत्र किए जा सकते हैं, तो उसका आंसर है कितने भी। असंख्य सत्र किए जा सकते हैं। इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है कि अधिकतम कितने सत्र किए जा सकते हैं। यदि देश में कोई समस्या आ जाती है या कुछ भी हो जाता है जिसके लिए संसद में सत्र बुलाया जा सकता है। वर्तमान की यदि बात की जाए तो वर्तमान में 3 सत्र होते हैं। एक मानसून सत्र, दूसरा शीतकालीन सत्र और तीसरा बजट सत्र। नेक्स्ट है विघटन या डिसोल्यूशन। विघटन का मतलब है भंग कर देना या डिसोल्यूट कर देना। विघटन केवल लोकसभा का किया जा सकता है। लोकसभा का इसलिए क्योंकि लोकसभा एक अस्थायी सदन है और राज्यसभा का विघटन नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा में ऐसा कभी नहीं होता कि सभी के सभी मेंबर्स ने अवकाश ग्रहण कर लिया है। वहाँ पर प्रत्येक 2 वर्ष के अंत में केवल 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, बाकी सदस्य जो के तो बने रहते हैं। परंतु लोकसभा में प्रत्येक 5 वर्ष बाद सभी के सभी सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद नए सदस्यों का चुनाव होता है। लोकसभा के यदि विघटन की बात की जाए तो लोकसभा का विघटन करते हैं राष्ट्रपति। अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करते हैं। लोकसभा के विघटन करने के लिए 2 स्थितियां हैं। यदि सरकार बहुमत खो दे, ऐसा हो
कि यदि सरकार ने बहुमत खो दिया तो राष्ट्रपति सदन का या लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि यदि सरकार बहुमत में है, अभी तक हमने आपको क्या बताया कि यदि सरकार बहुमत खो दे तो राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं, परंतु एक स्थिति वह भी है कि यदि सरकार बहुमत में है तो और मंत्रिपरिषद कहें, मंत्रिपरिषद के कहने पर भी राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। परंतु ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य अधिकांशतः लोकसभा से ही चुने जाते हैं। तो ये लगभग ऐसी बात हो जाती है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा। तो कोई भी मंत्री यह नहीं कहेगा कि मुझसे मेरा पद छीन लीजिए, ऐसी मानवता किसी में मुश्किल ही जाग पाएगी। तो दूसरी कंडीशन फॉलो होना बहुत मुश्किल है कि मंत्रिपरिषद के कहने पर राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करे, क्योंकि मंत्रिपरिषद खुद के खिलाफ गवाही या खुद के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव का मतलब है एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन, स्थगन का मतलब होता है स्थगित कर देना और प्रस्ताव मतलब मोशन प्रस्तावित करना। तो लोकसभा या राज्यसभा, स्थगन प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा दोनों में ही लाए जाते हैं। यदि लोकसभा में बैठक चल रही है तो लोकसभा में लाया जाएगा, और यदि राज्यसभा में बैठक चल रही है तो प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाएगा। और यदि संसद की बैठक चल रही है, यदि संसद में या लोकसभा में या राज्यसभा में बैठक चल रही है या चर्चा या वोटिंग हो रही है और इसी बीच कोई ऐसा मुद्दा आए जिसका लोक महत्व ज़्यादा है, यदि सदन में नियमित कार्यवाही चल रही है, किसी मुद्दे पर बहस चल रही है, वोटिंग चल रही है, या कोई भी नियमित कार्यवाही या बैठक चल रही है और उसी बीच कोई ऐसा मुद्दा आ जाए जिसका लोक महत्व बहुत ज़्यादा है, मतलब जो लोक महत्व का मुद्दा है, तो 50 सदस्य स्थगन प्रस्ताव पेश करेंगे। यदि लोकसभा में बैठक चल रही है तो लोकसभा के 50 सदस्य पेश करेंगे, और यदि राज्यसभा में बैठक चल रही है तो राज्यसभा के 50 सदस्य स्थगन प्रस्ताव पेश करेंगे, और यदि संयुक्त बैठक चल रही है तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों के मिलाकर 50 सदस्य स्थगन प्रस्ताव पेश करेंगे। और यदि अध्यक्ष स्वीकार कर ले, अध्यक्ष ने यदि उनका स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो जो भी कार्यवाही चल रही थी वह कार्यवाही तुरंत रोक दी जाएगी और लोक महत्व के इस विषय पर चर्चा की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा तत्काल या फिर समय अनुसार। यदि लोकसभा में बैठक चल रही है तो लोकसभा के 50 सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को स्थगन प्रस्ताव पेश करेंगे, और यदि राज्यसभा में बैठक चल रही है तो राज्यसभा के 50 सदस्य राज्यसभा के सभापति को स्थगन प्रस्ताव पेश करेंगे, और यदि संयुक्त बैठक चल रही है तो कोई भी 50 सदस्य संयुक्त बैठक के अध्यक्षता जो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, उन्हें स्थगन प्रस्ताव पेश करेंगे। और यदि अध्यक्ष ने उनका स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो उस समय जो भी कार्यवाही चल रही थी उसे तत्काल रोक दिया जाएगा और उस लोक महत्व के विषय पर चर्चा की जाएगी जिसका प्रस्ताव 50 सदस्यों ने पेश किया है। नेक्स्ट है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल मतलब क्वेश्चन ओवर। सदन की जो बैठक है वह 11 बजे प्रारंभ होती है। लोकसभा या राज्यसभा दोनों की ही बैठक 11 बजे प्रारंभ होती है, और सदन की बैठक का पहला घंटा अर्थात 11 से 11 बजे तक का टाइम प्रश्नकाल कहलाता है। लोकसभा या राज्यसभा की बैठक 11 बजे प्रारंभ होती है और सदन की बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। इसमें क्या होता है, इसमें सांसद मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। इसमें सांसद मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। मंत्रियों से इसलिए क्योंकि मंत्रिपरिषद को लोकसभा या मंत्रिपरिषद को प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, तो एक तरीके से लोकसभा के कार्य मंत्रिपरिषद ही देखती है, मतलब सरकार एक तरीके से हम मंत्रिपरिषद को ही कहते हैं। मंत्रिपरिषद के बारे में एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा, उसका लिंक बाद में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दिया जाएगा, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं जिससे आपको मंत्रिपरिषद अच्छे से समझ आ जाएगा। तो क्या होता है, प्रश्नकाल में सांसद मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। सांसद मंत्रियों से दो प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, एक तो तारांकित प्रश्न मतलब स्टार्ड क्वेश्चन, और दूसरे अतारांकित प्रश्न मतलब अनस्टार्ड क्वेश्चन। तारांकित प्रश्न क्या होते हैं, वे प्रश्न जिनके उत्तर मौखिक रूप से दिए जाते हैं, वे प्रश्न जिनके उत्तर मौखिक रूप से दिए जाते हैं उन्हें तारांकित प्रश्न कहते हैं। इन प्रश्नों के पर क्रॉस प्रश्न या पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जैसे यदि किसी सांसद ने मंत्री से कोई भी प्रश्न किया रेल मंत्रालय के
या रेल मंत्री से कोई प्रश्न किया कि ये काम कैसे नहीं हुआ, तो उस पर रेल मंत्री सांसद को जवाब देंगे। फिर दोबारा से सांसद दोबारा से पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, क्रॉस प्रश्न पूछ सकते हैं या कम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। इसके अलावा अतारांकित प्रश्न वे होते हैं जिनके उत्तर लिखित रूप में दिए जाते हैं और इन प्रश्नों पर कोई भी क्रॉस क्वेश्चन या पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। लिखित अतारांकित प्रश्न ज़्यादातर वे होते हैं जिनमें डेटा मांग लिया जाता है कि यदि किसी सांसद ने रेल मंत्रालय से डेटा मांगा कि आप बताइए कि इस साल कितना खर्च हुआ या अगले साल आप कितना खर्च करने वाले हैं या जॉब में आपने कर्मचारियों को कितना वेतन दिया, वो सब प्रश्न मौखिक रूप से नहीं दिए जा सकते, उनके उत्तर लिखित रूप में दिए जाते हैं और उन पर कोई भी सांसद क्रॉस प्रश्न या पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकता। दूसरा शब्द है शून्यकाल, मतलब 0 ओवर। प्रश्नकाल के बाद का 1 घंटा। प्रश्नकाल होता है 11 से 12 बजे तक का टाइम। जब भी सदन की बैठक प्रारंभ होती है तो पहला घंटा 11 से 12 बजे तक का टाइम प्रश्नकाल कहलाता है। इसमें सांसद मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। और प्रश्नकाल के बाद का 1 घंटा मतलब 12 से 1 बजे तक का टाइम, यह होता है शून्यकाल। इसमें अविलंब प्रश्न पूछे जाते हैं। अविलंब का मतलब होता है जिनका उत्तर उसी समय दिया जाना जरूरी है, मतलब जिनके उत्तर के लिए विलंब या देर नहीं की जा सकती। शून्यकाल में अविलंब प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि शून्यकाल यह शब्द संविधान में नहीं है, यह शब्द मीडिया ने दिया है। शून्यकाल भारतीय संविधान में यह शब्द नहीं है, यह शब्द मीडिया ने दिया है। नेक्स्ट है विश्वास प्रस्ताव, मतलब कॉन्फिडेंस मोशन। जैसे आप सभी जानते हैं कि संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को जनता का सदन या लोकप्रिय सदन या निम्न सदन कहते हैं। इसके अलावा राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। आपको जानकारी होगी कि सरकार बनाने के लिए हमेशा लोकसभा में बहुमत चाहिए होता है। सरकार बनाने के लिए राज्यसभा का कोई योगदान नहीं है। सरकार जनरली हम कहते हैं मंत्रिपरिषद को, और सरकार बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत होना चाहिए। और यदि सरकार बहुमत में है, अब हम बात करने वाले हैं विश्वास प्रस्ताव की। यदि सरकार बहुमत में है परंतु ऐसा लगे कि बहुमत खो दिया। अब ऐसा लगेगा क्यों? ऐसा इसलिए कि यदि कोई बिल पेश किया गया लोकसभा में और वह बिल सरकार के पक्ष में है, सरकार ने जो भी वर्तमान में सरकार है या तत्कालिक समय पर सरकार है, उन्होंने लोकसभा में कोई बिल पेश किया परंतु वह बिल पारित नहीं हुआ, मतलब 50% प्लस सदस्यों ने उस पर साइन नहीं किए, तो ऐसा प्रतीत होगा कि सरकार ने जो बिल पेश किया है उस पर उनके सांसद टूट चुके हैं या उनके सांसद उनके पक्ष में नहीं है। तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार बहुमत में नहीं रही। तो यदि ऐसा लगे कि सरकार ने बहुमत खो दिया है तो मंत्रिपरिषद विश्वास प्रस्ताव पेश करेगी। मंत्रिपरिषद विश्वास प्रस्ताव पेश करेगी कि 50% सदस्य हमारे पास हैं। यदि तो ऐसा लगे कि सरकार बहुमत में है परंतु ऐसा लगे कि सरकार ने बहुमत खो दिया है तो मंत्रिपरिषद विश्वास प्रस्ताव पेश करेगी, यह दिखाने के लिए कि हमारे पास 50% सदस्य, 50% से ज़्यादा सदस्य हमारे पास है। और यदि मंत्रिपरिषद यह साबित नहीं कर पाई, यह बहुमत साबित नहीं कर पाई कि हमारे पास 50% प्लस सदस्य, बहुमत का मतलब होता है कि किसी भी सदन के 50% से ज़्यादा सदस्य, चाहे वो 1 ज़्यादा हो या 2 ज़्यादा हो, 50% प्लस सदस्य का मतलब होता है बहुमत। तो यदि मंत्रिपरिषद अपना बहुमत साबित नहीं कर पाई तो सरकार गिर जाएगी। यदि मंत्रिपरिषद 50% प्लस सदस्य अर्थात बहुमत साबित नहीं कर पाई तो सरकार गिर जाएगी और दूसरे दल को बहुमत साबित करने का मौका मिलेगा। परंतु दूसरा दल भी यह साबित नहीं कर पाया कि वह बहुमत में है या उनके पास 50% प्लस सदस्य हैं, या कोई संगठित होकर भी यह साबित नहीं कर पाया कि उनके पास लोकसभा में 50% से ज़्यादा सदस्य हैं, तो किसी की भी सरकार नहीं बनेगी और इस स्थिति में चुनाव दोबारा किया जाएगा। दूसरा होता है अविश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव के बारे में आपको एक और बात सबसे जरूरी ध्यान देने योग्य बात है, वो ये कि विश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद पेश करती है। दूसरा है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव मतलब नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष पेश करता है। अविश्वास प्रस्ताव को विपक्ष पेश करेगा। यदि अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष पेश करेगा, अध्यक्ष को मतलब लोकसभा अध्यक्ष को 50 सदस्यों के समर्थन से अविश्वास प्रस्ताव
50 सदस्यों के समर्थन से विपक्ष पेश करेगा अध्यक्ष को, और यदि अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, यदि अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो विपक्ष को बहुमत सिद्ध करने का मौका दिया जाएगा कि आप साबित करके दिखाइए कि आपने जो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है वह उस पर 50% से ज़्यादा सांसद सहमत है या नहीं। तो विपक्ष ने यदि 50% प्लस वोट लेकर अविश्वास प्रस्ताव को सिद्ध कर दिया तो पूरी सरकार गिर जाएगी। मंत्रिपरिषद में हम आपको ये भी पढ़ाएंगे कि मंत्रिपरिषद क्योंकि सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व निभाती है, तो यदि एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री भी मंत्रिपरिषद का सदस्य या हेड होता है। तो यदि विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया, अविश्वास प्रस्ताव साबित कर दिया किसी एक मंत्री या पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, तो पूरी सरकार गिर जाएगी। तो सरकार गिर जाएगी और पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि यदि एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ तो पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद ही त्यागपत्र देगा। एक बात और विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव के बारे में ध्यान देने योग्य है कि विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से सरकार से संबंधित है, तो ये केवल लोकसभा में पेश किए जाते हैं और वहीं से ही पास होने के बाद इन्हें पास मान लिया जाता है। तो लोकसभा में ही विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाते हैं। इनका राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं है, ना ही राज्यसभा में विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसी ही और वीडियोस आगे भी हम बनाते रहेंगे। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।